नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम SEAS यानी स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 जो कि 3 नवंबर 2023 को आयोजित होना प्रस्तावित है। इसकी तैयारी के लिए हम 9 अभ्यास टेस्ट पेपर और 3 मार्क टेस्ट पेपर आपके लिए लेकर आने वाले हैं। इस सीरीज का यह तीसरा वीडियो है, सप्ताह 3। इस वीडियो का उद्देश्य है आपको मार्गदर्शन करना कि इस सर्वे में यानी इस परीक्षा में किस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं और उन प्रश्नों को कैसे हम सरल तरीके से हल करें, उन कंसेप्ट को, लर्निंग आउटकम को समझे जो कि हमें आगे हमारी पढ़ाई के लिए आवश्यक होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 सप्ताह 3। प्रत्येक टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या होती है 40 और उनको हल करने का लगभग समय आपको मिलेगा 90 मिनट यानी 1.5 घंटा। अभ्यास टेस्ट पेपर में जो भी एंट्रीज है वह कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद में हर प्रश्न के नीचे आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। उन विकल्पों में से एक विकल्प सही होगा जिसे चुन करके आपको जो उत्तर तालिका है उसमें अंकित करना होगा। भाग 1 में हिंदी विषय के प्रश्न होंगे 10, 1 से 10 तक। भाग 2 में गणित के होंगे 10 प्रश्न। भाग 3 में विज्ञान के प्रश्न होंगे 10 और भाग 4 में सामाजिक ज्ञान के होंगे प्रश्न 10। इन 4 विषयों का यह सर्वे होगा। अब देखिए इस वीडियो में मैं एक क्रम थोड़ा चेंज करता हूं। सबसे पहले मैं ले लेता हूं गणित, क्योंकि गणित के प्रश्नों को पढ़ना, समझना और हल करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में मैं अन्य विषय हिंदी, विज्ञान और सामाजिक ज्ञान के प्रश्नों को भी आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ। भाग 2 गणित। निर्देश हैं प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। इस टेस्ट के अंत में एक आपको पेज दिया गया है, इसमें सही उत्तर लिखने की एक तालिका बनाई गई है ना। तो उसके अंदर आपको ये विकल्प A, B, C, D ये लिखना होते हैं। पहला प्रश्न है, एक 8 मीटर लंबे तथा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर चौड़े कपड़े के थान से 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने रुमाल बनाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो कपड़े का थान है उसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है, ठीक है। और लंबाई कितनी है, देख लीजिए ये लंबाई दी गई है 8 मीटर, है ना। ये लंबाई कितनी है, 8 मीटर है। और चौड़ाई आपको इस प्रकार से दी गई है, ये कितनी है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। अब देखिए 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर, है ना। इसे भी हम लिखेंगे मीटर के रूप में, ये हो जाता है 1.50 मीटर। ध्यान रखिएगा कि दशमलव के दाईं ओर यानी इस तरफ ये होते हैं सेंटीमीटर, ठीक है ना। और दशमलव के बाईं ओर यहाँ जो मात्रा लिखा जाता है मीटर है, तो मीटर, ठीक है। अब करना क्या है, इस स्थान से 40 सेंटीमीटर भुजा वाले, है ना, रुमाल काटने हैं। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है 40 सेंटीमीटर भुजा वाले, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो रुमाल है वह है वर्गाकार। कैसा है वो, वर्गाकार है, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं। कार से यहाँ पर ठीक है, 40 सेंटीमीटर इधर भी है और 40 सेंटीमीटर इधर भी है, यानी क्या हो गया, ये वर्ग हो गया है। यानी 40 सेंटीमीटर वर्ग वाले जो वर्गाकार रुमाल हैं वो कितने इसमें से बनाए जा सकते हैं। तो जो ऐसे प्रश्न आते हैं तो क्या करेंगे, जिसमें से हमें बनाना है ना, वो लिख देंगे ऊपर, इन्हें उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और जो बनाना है, जैसे रुमाल बनाना है, इसकी माप जो भी है वो हम बटे में लिख देते हैं। और मात्रक इनकी होनी चाहिए कैसे, बिल्कुल एक समान। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है वो लिखते हैं पहले, 8 मीटर लंबाई है और चौड़ाई कितनी है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी 1.50
5 शून्य मीटर हमने बदल लिया है तो मीटर आ गया है। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया है 40 सेंटीमीटर भुजा, वर्गाकार है इसलिए भुजा गुणित भुजा, यानी देखिए 40 सेंटीमीटर, ठीक है, गुणा 40 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो इकाइयां हैं वो एक समान होना चाहिए, एक जैसी होना चाहिए, या तो मीटर में हो या सेंटीमीटर हो, ठीक है। जब हम क्या कर रहे हैं कि इस स्थान में से जब छोटे छोटे रुमाल बनाए जा रहे हैं तो इकाई से छोटी होना चाहिए, यानी जो बड़ी इकाई है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे छोटी इकाई में, ये जरूरी है ना, ठीक है। तो 8 मीटर के कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 8 मीटर में कितने हो जाएंगे? 800, हमने लिखा 800 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये लिखा हमने 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने हो गए? 100, और 50 आपको दिया हुआ है यानी 150 सेंटीमीटर, ठीक है, बटे। अब रुमाल तो चूंकि सेंटीमीटर में है इसकी माप, इसलिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ देंगे 40 गुणित 40। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको समझाने के लिए बताया है कि जब भी किसी में से कोई चीज बनाई जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि लंबाई चौड़ाई दी गई है ना, और कपड़े का थान है, इसमें से रुमाल बनाना है, तो हमने क्या किया? कपड़े का क्षेत्रफल बटे रुमाल का क्षेत्रफल, जो चीज हमको बनानी है वह नीचे लिखेंगे, ये आपको ध्यान देना है। बस अब देखिए ये लास्ट में शून्य है, इन शून्य से हम क्या करेंगे? शून्य को काट देते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, शून्य के शून्य, ये 4 से काटेंगे 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। अब क्या बचा? 5 गुणा 15, यानी 15 का पहाड़ा हम बोलते हैं 5 बार, तो जाता कितना? 75। यानी इस कपड़े के थान से 40 सेंटीमीटर भुजा वाले 75 रुमाल बनाए जा सकते हैं। तो विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती है। भूखंड के शेष भाग पर घास लगाई जाती है। यदि घास लगाने का व्यय मतलब खर्च 160 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो घास लगाने में कितनी राशि व्यय की गई? देखिए यहाँ पर भूखंड यानी जो प्लाट दिया गया है वह आयताकार है, आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है। अब क्या हुआ है कि इस भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती है, और शेष भाग पर क्या है? घास लगानी है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे? ये जो आयताकार भूखंड है इसका हम निकालते हैं क्षेत्रफल, है ना। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, गुणा कर दिया, ये हो गया 5 चौके 20 वर्ग मीटर। ये आयताकार खंड का हो गया क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां, वर्गाकार है यानी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, 1 गुणा 1 यानी 1 वर्ग मीटर, ठीक है। तो 1 वर्ग मीटर वाली हो गई 1 क्यारी, तो यहाँ 5 क्यारी हैं, तो क्या हो गया? उनका क्षेत्रफल 5 वर्ग मीटर। अब चूंकि जहां पर फूलों क्यारे बनी है वहां घास नहीं लगेगी, तो यहाँ इसको क्या करेंगे? हम घटा देते हैं। ये 5 वर्ग मीटर जो हमारा क्षेत्रफल है तो घटा देंगे, कितना बचेगा? 15 वर्ग मीटर। इस क्षेत्र पर हमें क्या करना है कि घास लगानी है। अब चूंकि 1 वर्ग मीटर घास का खर्च कितना आ रहा है? घास लगाने का खर्च आ रहा है 160 रुपया, तो 15 कितना हो जाएगा? 1 से अनेक में हम गुणा करते हैं। जब भी 1 का मान दिया जाता है और 1 से अनेक का मान ज्ञात करना होता है तो हमेशा गुणा की प्रक्रिया हम उपयोग में लाते हैं। तो यहाँ पर 1 वर्ग मीटर का घास लगाने का खर्च कितना है? 160 रुपया है। हमें 15 वर्ग मीटर क्षेत्र में घास लगानी है, इसलिए हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 160 में जब हम 15 गुणा करते हैं तो गुणनफल हमारा कितना आ जाएगा? 2400, कितना आ जाएगा? 2400 रुपये। ये हमारा जो है घास लगाने का खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो विकल्प
जो बी है वो हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न सारणी में 9 विद्यार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांक दिए गए हैं। ये विद्यार्थियों के नाम है अनीता, कपिल, सोनू, कला, सुधा, रवि, आशा, जिमी, जैद, और इनके क्रमशः प्राप्तांक कितने हैं? अनीता के हैं 78, कपिल के 72, सोनू के 86, कला के 73, सुधा के 85, रवि के 51, आशा के 79, जिमी के 57 और जैद के 65। बोला क्या गया है? कितने विद्यार्थियों ने 17 से 80 के मध्य अंक प्राप्त किए? ध्यान रखिएगा, 17 से 80 के मध्य, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 17 और 80 दोनों शामिल नहीं है, इसके मध्य की बात हो रही है ना, तो दोनों शामिल नहीं है। अब बीच के जो अंक होंगे वो हम गिन लेते हैं, है ना। जैसे 78 आ जाएगा, ठीक है, 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा और 79 आ जाएगा। तो कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4 विद्यार्थी हो गए, इसलिए विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 4, शहर के एक व्यस्त चौराहे से प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक निकलने वाले वाहनों की संख्या निम्नानुसार है। देखिए, वाहन का नाम है और नीचे उनकी संख्या, समय है 10 से 11 बजे के बीच, ठीक है। आप देख रहे हैं बस 16, ट्रक 9, स्कूल बस 22, कार 41, मोटरसाइकिल 85। चौराहे से 10 बजे से 11 बजे के बीच कौन सा वाहन सबसे कम निकलता है? अब यहाँ देखिए, सबसे कम संख्या है 9, है ना, इसकी ये ट्रक की है, इसलिए वाहन क्या हो जाएगा? ट्रक हो जाएगा। ट्रक जो है इस समय सबसे कम निकलता है, इसलिए विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 5, देखिए, किसी कंपनी द्वारा 6 माह में बनाए गए बिजली के बल्बों की संख्या निम्नानुसार है। अब देखिए, ये माह का नाम है और उनके द्वारा बनाए गए बल्बों की संख्या है। यहाँ पर आपको दिया गया है पैमाना, नहीं स्केल। अब पैमाना ने आप देख रहे हैं एक बल्ब का जो चित्र है ये है 1000 बल्ब के बराबर। जैसे इसे पढ़ेंगे हम कि जनवरी माह में कितने बल्ब बनाए गए हैं, तो 1, 2, 3 और 4, तो 4 बल्ब नहीं बनाए, कितने बनाए हैं? 4 गुणा पैमाना क्या है हमारा? एक बल्ब बराबर 1000। ये चित्र है ना, ये इसको कहते हैं चित्रालेख, पिक्टोग्राफ। ये कितना हो गया? 4000, ठीक है ना, इतने हजार है। तो जनवरी माह में 4000 बल्ब बनाए गए हैं। अब आप समझ गए होंगे कि फरवरी माह में कितने बनाए गए हैं। हम गिन लेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब 5000, ठीक है ना। यानी फरवरी माह में 5000 बल्ब बनाए गए हैं। इसी प्रकार से मार्च में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, कितने हजार हो गए? 8000 हो गए, क्योंकि एक चित्र बराबर होता है 1000, ठीक है ना। ये 8000 हो गए, है ना। और इसमें अप्रैल में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 यानी 7000 हो गया, ठीक है। मई में 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी हो गया 6000, समझ रहे ना। जून में 1, 2, 3, 4 और 5, ये हो गए 5000, ठीक है। फरवरी में हमने हो गए 5000। ये बनाए गए उनके बल्ब है। अब प्रश्न क्या है कि किन 2 माह में कंपनी ने समान संख्या में बल्ब का निर्माण किया? अब देखिए, हम देख रहे हैं फरवरी में 5000 है और जून में 5000 है, ये समान हो गया, है ना। तो फरवरी और जून देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हम जो है किसी भी चित्रालेख को देख करके नीचे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम दे सकते हैं। और इसमें और भी प्रश्न मतलब पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं कि किस माह में सबसे अधिक बल्ब बनाए गए, है ना, किस माह में सबसे कम बल्ब बनाए गए हैं, ठीक है। ऐसे इसमें अनेक प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। छठा प्रश्न है, एक कन्या माध्यमिक शाला की कक्षा 8वीं की एक सप्ताह की उपस्थिति निम्नानुसार है। यहाँ पर नीचे आपको दिन दिए गए हैं और उस दिन कितनी उपस्थिति है सामने चित्रों के माध्यम से आपको दर्शाया गया है। और यहाँ पर जो चित्र दिया गया है इस चित्र का मतलब है कि एक चित्र बराबर 5 छात्राएं हैं। जैसे सोमवार देखें कि उपस्थिति कितनी है, तो हम इनको गिनेंगे पहले 1, 2,
3, 4, 5, 6 और 7, 7 लिखा। गुणा एक चित्र बराबर 5 छात्राएं हैं, इसमें 5 से गुणा कर देते हैं तो 7 बन 35 छात्राएं। ठीक है, 35 छात्राएं, यानी सोमवार को 35 छात्राएं उपस्थित थी। इसी प्रकार से मंगलवार देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, है ना। एक चित्र का मतलब है 5 छात्राएं, इसे 5 का गुणा करना है। ये पैमाना होता है, स्केल होता है। 5 छक्का 30 छात्राएं। बुधवार 1, 2, 3, 4, 5, 5 में 5 गुणा करते हैं, ये जाता है 25। गुरुवार को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 में हम 5 का गुणा करते हैं तो होता है 9 पंजे 45। शुक्रवार को 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7, 7 में 5 गुणा किया, 7 पंजे 35। शनिवार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 गुणा किया। परीक्षा में या टेस्ट में आपको इस प्रकार लिखना नहीं है, इसी को समझने की बता रहा हूं मैं कि किस प्रकार से इनको पढ़ा जाता है ना। एक बार समझ में आ गया है तो आप बिना लिखे भी इनको मौखिक रूप से हल कर पाएंगे। अब प्रश्न क्या है कि गुरुवार व बुधवार की उपस्थिति में कितना अंतर है। अब देखिए गुरुवार कितनी उपस्थिति है, गुरुवार है कितनी 45, ठीक है ना, और बुधवार कितनी है 25। इनका पूछा गया है अंतर। अंतर मतलब क्या होता है, घटाव, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम घटा देते हैं, है ना, ये कहलाता है अंतर। तो उत्तर आएगा ना, ये अंतर कहलाता है। कितना हो गया अंतर, 20 का अंतर है, इसलिए विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, किसी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों द्वारा एक मैच में बनाए गए रनों की संख्या निम्न चार्ट में प्रदर्शित की गई है। देखिए यहाँ पर खिलाड़ियों के नाम है, सामने उनके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या है। यहाँ पर पैमाना है एक चित्र बराबर 10 रन, यानी आदर्श ने कितने रन बनाए हैं इसके लिए क्या करेंगे, वो गिनेंगे 1, 2 और 3। यहाँ पर 3 चित्र हैं और एक चित्र का मतलब होता है 10, 3 का मतलब क्या हो जाएगा 30, यानी आदर्श ने 30 रन बनाए हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे देखते हैं पीटर ने कितने रन बनाए हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 में 10 से गुणा करते हैं, ये हो जाता है 60 रन। ठीक है। संजय ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 में 10 से गुणा किया तो संजय ने बनाए कितने रन, 80 रन बनाए हैं। इसी प्रकार से अनुज ने 1, 2, 3, 4 और 5, अनुज ने बनाए हैं 50 रन। ठीक है। अंकित ने बनाए हैं कितने, 40 रन। ठीक है ना। और आबिद ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 गुना 10 में करते हैं तो आता है 70 रन। पंकज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में 10 से गुणा किया, आया 60 आ गया। ठीक है। अब ये इनकी रनों की संख्या आ गई है ना। तो यह संख्या देते हुए आपको दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं और इसे बोलते हैं चित्रालेख। मैच में रनों के आधार पर सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया। अब सबसे अच्छा प्रदर्शन तक जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, जिसके रनों संख्या अधिक है। अब देखिए इनमें सबसे ज्यादा रनों संख्या कितनी है, 80 है। ये 80 किसने बनाए हैं, हम देखेंगे तो संजय ने बनाए हैं। उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, विकल्प बी। इस प्रकार से इसको पढ़ना होता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8, नीचे दी गई सारणी विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा रविवार के दिन टीवी देखने की संख्या को घंटों में दर्शाती है। नीचे घंटा दिया है, 1 0 से 1 घंटा, फिर 1 से 2 घंटा, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 की मिलान चिन्ह है, यानी विद्यार्थियों की संख्या है। मिलान चिन्ह, इन्हें हम टेली चिन्ह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेली चिन्ह। और टेली चिन्ह का उपयोग क्या होता है, हम जब संख्या का पाठ पढ़ेंगे तब इस तरह से हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ देखिए इनकी संख्या कैसे निकालते हैं। यहाँ पर टेली चिन्ह कितने हैं, इनको गिन लेंगे, 1, 2, 3 और 4। ये टेली चिन्ह कितने हो गए, 4 हो गए। अभी कितने, 5 है, ध्यान रखिएगा। टेली चिन्ह 4 के बाद में 5वां आता है, इस प्रकार तिरछा बनाया जाता है, 5 और 5 10। ठीक है। यहाँ कितने हो गए, 5, 10, 15। यहाँ पर 5, 10, 15 और 2 17, 5 और 4 9। ठीक है, ये हो गए
विद्यार्थियों की संख्या। प्रश्न ये पूछा गया है कि टीवी देखने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ समय नहीं पूछा है कुल संख्या। तो क्या करेंगे, इनको जोड़ देते हैं, है ना। देखिए 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25 के 5 हासिल किए 2, 2 और 1 3, 4 5 हो गए 55। यानी टीवी देखने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो गई, 55 हो गई है। तो विकल्प जो बी है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग समय का भी प्रश्न बना के पूछ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, है ना, कि 2 से 3 घंटे देखने वाले टीवी देखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना होगी 15। ठीक है ना। 4 से 5 घंटे टीवी देखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 9 आ जाएगी। इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर कितने रो हैं, 5 रो हैं, तो इसमें 5 प्रश्न और बन सकते हैं, और ये छोटा प्रश्न। ठीक है, या ऐसा पूछ सकते हैं कि 17 विद्यार्थी, है ना, कितने समय टीवी देखते हैं, ये प्रश्न बन सकते हैं। तो 5 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से हमें पढ़ता याद होना चाहिए कि इसको हम पढ़ते कैसे हैं। बस पढ़ना यदि आ गया है तो फिर प्रश्न कैसे भी पूछे जाएं उसका उत्तर हम दे सकते हैं। तो हमें सीखना है, रटना नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 9 है, वर्ग अंतराल को दिया गया है और यहाँ दिए बारंबारता, जिसका दूसरा नाम है आवृत्ति भी बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 100 से 150, ये जो चिन्ह है यहाँ पर इसका उच्चारण से करते हैं ना, तो ये वर्ग होता है। ये 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, और ये इनकी है बारंबारता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि ये 100 से 150 जो वर्ग है ना, ये वर्ग है, इसमें 100 होती है निम्न सीमा, तुम क्या बोलते हैं, निम्न सीमा बोलते हैं। ठीक है ना। और 150 जो है इसको हम बोलते हैं उच्च सीमा, क्या बोलते हैं, उच्च सीमा। अब इसके बाद में आता है परिसर, क्या आता है, परिसर आता है। तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा देंगे तो आपको निकल जाएगा परिसर कहलाता है। परिसर या वर्ग का आकार, वर्ग साइज, है ना। तो 150 में से हम 100 घटाते हैं तो परिसर आता है कितना, 50 आता है। एक चीज और आती है जिसे हम कहते हैं वर्ग चिन्ह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह, ये भी पूछ सकते हैं, याद होना चाहिए। तो वर्ग चिन्ह निकालने के क्या करेंगे हम, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देते हैं। ये निम्न सीमा और उच्च सीमा जोड़ दिया और इसमें 2 का भाग लगाते हैं, तो ये आता है 250/2 यानी 125। ठीक है ना। तो ये इसकी क्या हो गई, ये हो जाएगा वर्ग चिन्ह या इसका मध्य बिंदु। तो ये हमें याद होना चाहिए। प्रश्न ये है ना, ये आपको एक्स्ट्रा बताया मैंने कि ऐसे भी प्रश्न इसमें पूछ सकते हैं, तो हमें पूरा इसका नॉलेज होना चाहिए। ऊपर दी गई तालिका में वर्ग अंतराल 250 से 300 की बारंबारता कितनी है। तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले देखते हैं कि वर्ग अंतराल 250 से 300 कहां पर है। ये देखिए यहाँ पर है। अब इसकी बारंबारता इसके सामने देख लेंगे कितनी है, 143 हो गई है। तो विकल्प सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी मां ने उन्हें 5 केले खाने के लिए दिए। विद्या ने कुल केलों का, कुल कितने केले हैं, 5 केले हैं, कुल केलों का 2/5 भाग खा लिया। शेष केले प्रताप को दे दिए। तो प्रताप को कुल कितने केले मिले। ठीक है, देखिए अब कुल केले हैं 5, तो 5 का 2/5 किसने खा लिया, विद्या ने खा लिया। ठीक है ना। तो का मतलब क्या होता है, गुणा, 5/1 का मतलब गुणा, इसको पहले हल करते हैं। 5 से 5 हमने काट दिया, कितना हो जाए 2, यानी 2 केले क्या करे, किसने खाए, विद्या ने खाए, है ना। अब कुल केले कितने थे, 5 थे, 5 में से 2 विद्या ने खा लिए, बचे कितने, 3 केले। ये 3 केले प्रताप को दे दिए, तो प्रताप को कुल कितने केले मिले, 3 केले मिले, है ना। ये प्रताप को 3 केले मिले हैं। तो विकल्प ए जो है हमारा क्षेत्र
चलिए अब हम कर लेते हैं भाग 1 हिंदी। इसमें आपको एक सूचना दी गई है। इस सूचना को पढ़ करके प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुन करके उत्तर तालिका में आपको लिखना है। सूचना है यात्रा कार्यक्रम की सूचना, दिनांक आपको दिया गया है या दिया स्थान, ठीक है। तो यात्रा हेतु सभी बच्चे 6/12/2019 को दिन के 11 बजे तक गुना रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। गुना से बड़ोदरा जाने वाली रेलगाड़ी साबरमती एक्सप्रेस गुना स्टेशन पर दिन के ठीक 12 बजे पहुंचेगी। सभी बच्चे रेलगाड़ी में शिक्षकों के साथ S4 कोच में बैठेंगे। रेलगाड़ी में खिड़की से अपने शरीर का कोई भी अंग बाहर न निकालें। सभी को शिक्षकों के निर्देशों का पालन करना जरूरी है। दिनांक 8/12/2019 को यात्रा की वापसी की पूरी होगी। सभी बच्चे अपने साथ एक दिन का भोजन, एक चादर, पानी की बोतल, 2 जोड़ी पहनने के कपड़े साथ लेकर जाएं। यहाँ पर प्रधान अध्यापक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गुना, यानी इनके द्वारा सूचना जारी की गई है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चे सूचना को पढ़ें और समझें, है ना। क्योंकि हमारी जो शिक्षा नीति है उसका भी मुख्य उद्देश्य यही है कि समझ करके पढ़ें। तो यहाँ पर सूचना दी गई है। अब बच्चे ने कितना समझा है, इसके लिए समझ को परखने के लिए नीचे दिए गए हैं प्रश्न। अब देखिए, पहला प्रश्न है यह सूचना किस बारे में है, ठीक है। उत्तर क्या जाएगा, यात्रा के विषय में। विकल्प सी जो है उत्तर हो जाएगा। ये 4 उत्तर दिए गए हैं, है ना। प्रश्न 2, खिड़की से शरीर का कोई अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए। अब ये समझ की बात है कि इससे क्या होगा, खिड़की टूट जाएगी या खिड़की खराब हो जाएगी, शरीर काला पड़ सकता है या अंगों को चोट लग सकती है। अब यहाँ पर बच्चा जो है समझेगा, ठीक है ना। तो विकल्प डी इसका उत्तर हो जाएगा, अंगों को चोट लग सकती है। प्रश्न 3, इस वाक्य में चादर का शुद्ध बहुवचन शब्द प्रयोग किया गया है। अब देखिए, चादर का जो बहुवचन होता है चादरें। तो यहाँ पर विकल्प ए जो है सही उत्तर होगा कि मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया, है ना। मोहन बाजार से चादरा खरीद कर लाया या चादर खरीद कर लाया, तो ये एक वचन हो गया है। चादरी इसमें आएगा नहीं, तो चादर का बहुवचन चादरी होता नहीं है। प्रश्न 4 है, छात्र किसके साथ यात्रा पर जा रहे हैं, है ना। तो अपने शिक्षकों के साथ यात्रा पर जा रहे हैं। विकल्प बी सही उत्तर होगा। यात्रा में ले जाने वाले सामान की कौन सी सूची सही है ना। यहाँ पर 4 प्रकार की सूचियां बताई गई है, इसमें सही कौन सी है, चादर, कपड़े और पानी की बोतल, विकल्प सी, है ना। इस प्रकार से भाषा का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि पढ़ करके समझें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे सकें। इसीलिए एक अनुच्छेद और दिया गया है ना। इसको आप पढ़ें, समझें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखें। यदि कठिनाई आए तो मैं आपको उत्तर उसका बता रहा हूं आपकी सहायता के लिए, लेकिन पहले आपको खुद को सोचना है उत्तर सही आ रहा है या गलत आ रहा है ना। चलिए, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर एक अच्छा संदेश वाक्य क्या होगा, हमने पढ़ लिया है। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। अब बताइए कि चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या होगा। सही विकल्प होगा कि नीम लगाएं, पर्यावरण बचाएं। अगला प्रश्न है, नीम के पेड़ के किस हिस्से को दातुन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा शाखाएं। नीम की तरह स्वास्थ्य के लिए उपयोगी एक दूसरा वृक्ष कौन सा है, जिसे नीम उपयोगी है इसी प्रकार से आंवला भी बहुत उपयोगी है। वृक्ष के पर्यायवाची के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त करेंगे, तो वृक्ष का पर्यायवाची होता है पेड़, तरु, पादप, विटप। प्रश्न 10, नीम के गुणों को व्यक्त करने के लिए कौन सा विशेषण सर्वाधिक उचित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चमत्कारी। भाग 3 विज्ञान। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं हर प्रश्न के, उसमें से सही विकल्प चुन करके इस टेस्ट के अंत में एक तालिका दी गई है ना। उसमें आपको ABCD जो सही विकल्प होगा वो लिखना होगा। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। पानी की एक टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार अ, ब, स, द
बिंदुओं पर 4 नल लगाए गए हैं। इन नलों से पानी बराबर ताप से प्रवाहित होगा। देखिए यहाँ पर जो नल बराबर ऊंचाई पर हैं, है ना, देख रहे हैं आप, ब और स जो नल है, तो इनमें क्या होगा कि पानी बराबर दाब पर प्रवाहित होगा, है ना। तो ब और स आपको उत्तर आ जाएगा। ब स कहाँ पर है? विकल्प ए में। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, किसी चाकू को घिसकर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सतह सबसे अधिक उपयुक्त होगी? 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प है पत्थर, यानी ये। प्रश्न 3, भारी वाहन ट्रक के टायर बड़े और चौड़े क्यों होते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से सही उत्तर है दाब कम करने के लिए टायर चौड़े और बड़े दिए जाते हैं। प्रश्न 4, बाल्टी में रंग भरा हुआ है। सोनू खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबाकर पिचकारी को खींचकर छोड़ देता है, तो देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया है। ऐसा क्यों होता है ना? ऐसा इसलिए होता है, वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। इससे क्यों होता है? वायुमंडलीय दाब के कारण। इनको समझें प्रश्नों को और उत्तर देने का प्रयास करें। जरूरत पड़ने पर फिर जो है सही उत्तर इसमें से देखें। नीचे दिए गए चित्र में चारों बर्तनों को ध्यान से देखिए। ये 4 बर्तन है, प्रत्येक बर्तन के नीचे पानी की माप दी गई है। इसमें 60 ml आ रहा है, इस चित्र में 500 ml है, इसमें 50 ml है और इसमें 300 ml है। प्रश्न यह है कि बर्तन के सतह पर लगने वाले दाब का घटता क्रम होगा, यानी किस बर्तन में दाब सबसे ज्यादा लग रहा है। घटता क्रम मतलब, है ना, सबसे ज्यादा पहले, फिर इससे कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम, ये कहलाता है घटता क्रम। तो देखिए यहां पर हम देखते हैं कि जो द वाला चित्र है ना, इसकी जो बर्तन की सतह है इस पे सबसे अधिक दाब लग रहा है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तो जो ब बर्तन है इस पे, यानी इससे कम लगेगा। क्यों? इसकी जो तली है ये चौड़ी है ना, ये तली चौड़ी है। देखिए इसका तल कम चौड़ा है, तो कम चौड़ा होगा तो दाब अधिक होगा। इसका ज्यादा है तो इसकी तुलना में इसमें कम होगा। उसके बाद में आता है अ वाला। देखिए इसमें जो है तल इससे बड़ा है, इसलिए इस सतह पर लगना दाब कम होगा और सबसे कम होगा 500 ml। देखिए इसका जो तल है नीचे वाला ये सबसे बड़ा है ना। तो इस प्रकार देखते हैं तो हमारा जो सही विकल्प होगा बी हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6, कोई व्यक्ति पैराशूट की सहायता से आसमान से नीचे की ओर आ रहा है। इस घटना में कौन सा बल कार्य कर रहा है? 4 बल आपको दिए गए हैं, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, पेशीय बल और स्थिर विद्युत बल। देखिए जब कोई व्यक्ति पैराशूट से नीचे आ रहा है ना, आसमान से नीचे ओर आ रहा है, तो इस घटना में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है और ये होता है बल पृथ्वी का। कोई वस्तु ऊपर फेंकेंगे तो एक निश्चित ऊंचाई के बाद में पुनः नीचे आ जाती है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है। हम चल पाते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव वनोन्मूलन के कारण नहीं होता है ना। वन उन्मूलन मतलब वनों को समाप्त कर देना, है ना, नष्ट कर देना, विनाश कर देना, उसके कारण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? देखिए उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, है ना, विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग वो बढ़ेगा। ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी क्या? यदि वनों को नष्ट कर देंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। इसलिए विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 8, मैं कोशिका के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करता हूं, मैं कौन हूं? यहाँ पर कोशिका के विभिन्न अंग हैं, इसमें से कौन सा अंग, है ना, कोशिका के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करता है? उस अंग का हमको यहाँ क्या करना है? चयन करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा केंद्रक, यानी केंद्रक जो है कोशिका के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करता है। प्रश्न 9, नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसी हो जाएगी? बढ़ेगी, कम होगी, या कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, कभी स्थिर होगी, क्या होगी, है ना। तो देखिए जो नाइट्रोजन चक्र होता है ना, उसके दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो हमेशा स्थिर रहती है।
न घटती है न बढ़ती है, ठीक है ना। प्रश्न 10, किस रेशे का ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाया जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, नायलॉन, रेयान, पॉलिस्टर और एक्रिलिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा रेयान। अब हम भाग 4 सामाजिक विज्ञान के प्रश्न को हल करना सीख लेते हैं। भारत में लौह इस्पात उद्योग सर्वप्रथम किस राज्य में स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। प्रश्न 2, राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? ये होती है टपकन विधि यानी बूंद बूंद विधि, क्योंकि पानी की इसमें जो है बहुत कम खपत होती है ना, जिसे हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं। क्या होते हैं? ड्रिप सिस्टम कहते हैं, है ना। टपकन विधि या बूंद बूंद विधि, इसमें छोटा छेद होता है, उसकी सहायता से पानी बूंद बूंद करके पेड़ों की जड़ में पहुंचता है, तो कम पानी में ज्यादा सिंचाई हो जाती है। प्रश्न 3, कौन सी दो गैसें वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में हैं? कौन सी दो गैसें वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन होती है 78%, है ना, और ऑक्सीजन होती है लगभग 21%। प्रश्न 4, किसी द्वीप तक पहुंचने के लिए सबसे उपयुक्त परिवहन का साधन कौन सा है? द्वीप पहुंचना है, द्वीप मतलब क्या होता है? समुद्र के अंदर टापू होता है, तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें जहाज की आवश्यकता होगी, है ना। सबसे उपयुक्त साधन क्या होगा? जहाज होगा। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? वह है सरपंच। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक पारी तंत्र है? नदी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे बी आर अम्बेडकर कहते हैं। प्रश्न 8, भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? है ना, तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ। वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी की सतह के सबसे पास स्थित है? वायुमंडल की, है ना, कौन सी परत पृथ्वी की सतह के सबसे पास स्थित है? तो है क्षोभमंडल। अनौपचारिक तौर पर कार्यरत श्रमिकों की कौन सी एक विशेषता है? इसकी विशेषता ये होती है, अनौपचारिक रूप से जो कार्य श्रमिक होते हैं, कि जब जरूरत होती है तभी कार्यरत होते हैं ये, ठीक है ना। ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।